हेलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ प्रशांत रॉय। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पहले से ही बोल रखे थे ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फीलिंग्स नहीं आ रही थी, मैं इग्नोर कर रहा था इस बात को। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। रियल आई एम एन्जॉइंग इट्स सच अ वंडरफुल जर्नी टू शेयर द फीलिंग्स एंड शेयर द experiences that every day I'm getting in my life। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने फ़ील करा, बहुत सारे मैसेजेस आए, पहली वीडियो के रिस्पॉन्स में बहुत सारे कॉल्स आए, व्हाट्सएप वगैरह। मैंने एक चीज़ फ़ील करा कि हम जहाँ खड़े हैं हम सब एक इनर जर्नी पे हैं। निश्चित तौर पे हम सब अपने ज़िंदगी में एक भूमिका निभा रहे, एक रोल प्ले कर रहे हैं, खुद के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बिलवेड वंस के लिए और अपने सोसाइटी के लिए। कह सकते हैं कि हर कोई अपने-अपने जगह पे एक रोल प्ले कर रहा है बाहर की दुनिया में। निश्चित तौर पर रोल प्ले करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब खुद को खोज रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें खुद के बारे में पता हो, क्योंकि जनरली हमने यही देखा है कि हमें पूरी दुनिया के बारे में पता होता है, हमें हर डिटेल्स पता होता है, हमें सारे इन्फॉर्मेशंस पते होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर बोला जाए तो हमें खुद के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता है। आई होप आपको कहानी सुनना पसंद हो, और मुझे कहानी सुनाना पसंद है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक भिखारी होता है, वो पूरी ज़िंदगी एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगता है। फिर उसकी मृत्यु होती है बूढ़े होने पे। तो उसके जो भी भिखारी कम्युनिटी के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो उसके अंतिम संस्कार की, उसके फ्यूनरल की बात करते हैं। वो शहर के म्युनिसिपल ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद ऑफिसर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहाँ उसकी अंत्येष्टि, कहाँ उसका फ्यूनरल किया जाए। जो ऑफिसर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि चूँकि वो भिखारी पूरी ज़िंदगी एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगता रहा है, तो निश्चित तौर पे यह बेहतर होगा कि उसे उसी पेड़ के नीचे दफ़ना दिया जाए, कि उसकी आत्मा को भी शांति मिले। ये सोचकर उस भिखारी को वहाँ दफ़नाने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसी प्रक्रिया में गड्ढे की खुदाई में उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा संदूक नीचे दबा हुआ है। उस संदूक को निकाला जाता है, उस बक्से को निकाला जाता है। उस बक्से में बहुत सारे कीमती गहने, पत्थर, हीरे, जवाहरात भरे होते हैं, जिसको देखकर लोगों की आँखें खुली रह जाती है। और बहुत सारे लोग उस भिखारी के बेवकूफ़ी पे हँसना शुरू कर देते हैं कि उस भिखारी ने पूरी ज़िंदगी इस पेड़ के नीचे बैठकर भीख माँगा, लेकिन एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के भीख माँग रहा है, उसके नीचे क्या छिपा हुआ है। लोग काफ़ी हँस रहे थे इस बात पे। तभी एक रास्ते से एक फ़कीर गुज़र रहा था। फ़कीर ने लोगों की हँसी सुनी और वहाँ पे कुछ पल के लिए रुक गया। लोगों की बातों को जानने के बाद भिखारी बहुत ज़ोर से ठहाके लगाकर हँसता है। उसकी ठहाके की गूंज इतनी तगड़ी होती है, इतना बड़ा होता है कि आस-पास सारे मौजूद लोगों की हँसी उसमें दब जाती है। उसी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी भी उस फ़कीर से पूछता है कि ये हँस रहे हैं, ये तो समझ में आता है, आप किस बात पे हँस रहे हैं? तो वह उस फ़कीर कहता है कि मैं हँस रहा हूँ इस बात पे, तुम जिस भिखारी के बेवकूफ़ी पे हँस रहे हो, वो जिस धन की खोज में था, वह तो धन ऐसा ही था जैसे कभी न कभी उससे खो ही जाना था। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात पे हँस रहा हूँ कि तुम जिस शरीर में रहते हो, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100-100 साल जिस शरीर में तुम रहते हो, तुम्हें खुद उसके बारे में नहीं पता, तो तुम भी उस भिखारी से कम तो नहीं, जो एक पेड़ के नीचे बैठता है, पूरी ज़िंदगी भीख माँगता रहा, लेकिन उसके नीचे खजाने को खोज नहीं पाए। तो वैसे तुम भी पूरी ज़िंदगी एक शरीर में रहते हो, लेकिन उसके परे क्या छिपा हुआ, उसके परे क्या एसेंस है, क्या लाइफ़ का है, उसका तुम्हें कभी कोई अता पता ही नहीं चलता है। एक और दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने रवींद्रनाथ टैगोर की बुक गीतांजलि में पढ़ा। ये कहानी बेसिकली पोएम फॉर्मेट में है और इस कहानी ने बहुत गहरे तल पे मुझे ग्रो करने में हेल्प किया है। कहानी कुछ इस तरीके से है। एक भिखारी होता है और भीख मांगकर ही अपना और अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करता है। उनके लिवलीहुड का वही एक ज़रिया होता है। हर दिन की तरह एक दिन वह निकलता है भीख मांगने के लिए, फुल प्रिपरेशन के साथ। जब वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है दूर से राजा का एक रथ आ रहा है। राजा के आते हुए रथ को देख के भिखारी के अंदर बहुत सारे सपने उमगने शुरू हो जाते। भिखारी बहुत सारा आसमानी ख्वाबों में खो जाता है, बहुत सारी कल्पना बुनने लगता है कि इस बार राजा आएगा तो उससे मैं दिल खोल कर माँगूँगा।
उम्मीद करता हूँ कि राजा ने जितना भी दिया उससे मेरी पूरी ज़िंदगी की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। अब तक जिस अभाव में मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। मैं अमीर हो जाऊँगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाऊँगा। भिखारी इसी ख़्याल में डूबा होता है कि अचानक उसे महसूस होता है कि राजा का रथ उसके बिल्कुल बिल्कुल पास आकर रुका है। राजा के रुके हुए रथ को देखकर भिखारी का दिल बहुत तेज़ से धड़कना शुरू कर देता है। कहीं न कहीं उसके अंदर में बहुत सारे सपनों के साथ कुछ आशंकाएँ भी थी, कुछ डर भी था और इसी वजह से वह काफ़ी घबराया हुआ भी था। उसकी घबराहट अंत में सही भी हो जाती है, क्योंकि जैसे राजा उतरता अपने रथ से, भिखारी के कुछ कहने से पहले उसके सामने वो अपना हाथ फैला देता है। राजा के फैले हुए हाथ को देख के भिखारी का दिल बैठ जाता है, उसके सारे सपने टूट जाते हैं और वो बहुत दुखी होता है। लेकिन राजा ने उसके सामने हाथ फैलाया था तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसने बहुत भारी मन से अपने बैग में, अपने थैले में हाथ डाला और बहुत गिड़गिड़ाते हुए एक चावल का दाना निकालता है और वह चावल का दाना राजा के हाथ में देता है। राजा उस चावल के दाने को लेकर अपनी मुट्ठी बंद करता है और वह अपने रथ में बैठ के क्षण भर में ओझल हो जाता है। भिखारी इस घटना से इतना दुखी होता है, इतना परेशान होता है कि पूरे दिन वो हर किसी से उलझता रहता है, हर किसी से झगड़ता रहता है और इसी क्रम में वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, काफ़ी डिप्रेस रहता है। जब वापस वो घर आता है तो अपनी पत्नी से झगड़ जाता है। उसकी पत्नी थोड़ी आश्चर्यचकित होती कि उसका यह व्यवहार जो था अनयूजुअल था और इस चीज़ को समझने के लिए उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहती है। भिखारी उसे पूरी घटना को बतलाता है। फिर पूरी कहानी को सुनने के बाद उसकी पत्नी झट से उसके थैले की तरफ देखती है और उसके थैले को उससे लेके ज़मीन पर उड़ेलती है। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है। पूरा चावल तो सोने का होता है, लेकिन उसमें एक चावल का दाना सोना का हो गया होता है। बाकी सारे चावल तो चावल होते हैं, लेकिन एक दाना सोना का हो जाता है। इस घटना को देखकर भिखारी टूट जाता है और अब तक उसने एक चावल को देने की वजह से जो दुख किया था, अब उसका दुख उससे कई हजार गुना ज़्यादा हो जाता है। अब वो छाती पीट पीट कर रोता है, पछताता है कि काश उसने पूरा थैला राजा को दे दिया होता तो पूरा थैला ही सोने का हो गया होता। यही जीवन है। इस कहानी के मोरल को अगर हम समझे तो वह राजा जीवन है और हम भिखारी हैं। हमें ठीक मिलता वही है जो हम देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट करते हैं, हम कितने एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, हमारे कितने विशेस, कितने ड्रीम्स होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें मिलता वही है जो हमने दिया होता है। हमें जिस तरीके की जीने का ढंग सिखाया गया उसमें हमें यही बताया गया कि हमें देना कुछ नहीं, लेकिन पूरा संसार हमें मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। हमें ठीक मिलता वही है जो हमने दिया है और अनकंडीशनली दिया है, वह हमें वापस मिलता है। सो लाइफ इज़ बिल्कुल वैसा ही है, जो आप देते हो आपको मिलता है। डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से दिया। अगर आप गौर से अपनी ज़िंदगी को देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपना बहुत कुछ दिया, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं ये नहीं मानता अपने अनुभव के आधार पे। मैं कहता हूँ कि अगर आपने सच में सैक्रिफाइस किया, अगर आपने सच में दिया तो आपको 100% मिलेगा। अगर आपको नहीं मिला 100% तो आपने 100% दिया नहीं था, आपने जितना दिया उतना मिला। अगर आपको 2% मिला है तो आपने 2% ही दिया होगा, आपको 20% मिला तो आपने 20% ही दिया होगा, अगर आपको 100% मिला तो आपने 100% दिया होगा। ये जीवन का सीधा साधा उसूल है, सीधा साधा रूल है कि जो आपको चाहिए आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम इस भ्रम में होते हैं कि हम देंगे कुछ नहीं लेकिन हमें पूरा का पूरा जहां मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। इस कहानी ने मुझे इंटरनली बहुत ग्रो करने में मदद की है, खुद को समझने में, आसपास को समझने में, जीवन के एक सही दिशा को समझने में मदद की है। अगर आप मुझे मेरा एक्सपीरियंस पूछे अब तक का, तो मैं कहना चाहूँगा ज़िंदगी एक ऐसी माँ की तरह होती है। हमें फील होता है जिसे हम घसीट सकते हैं, हमें फील होता है जिसे हम ड्रैग कर सकते हैं, अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने तरीके से डिक्टेट कर सकते हैं, अपने तरीके से उसे पजेस कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारा फीलिंग्स होता है, हमारा सिर्फ ये एक थॉट्स होता है, लेकिन इसमें रियलिटी जैसा कुछ होता नहीं। अगर आप गौर से, शांत होकर, ईमानदारी से इस पूरे जीवन को देखो तो आप महसूस कर पाओगे कि यह पूरी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी माँ की कहानी है जो आपको चलाती है, आप उसे नहीं चलाते हो सकता है कि आपको ये भ्रम हो कि आपने ज़िंदगी को चलाया,
लेकिन थोड़े से शांत हो जाओ, थोड़े से ठहर जाओ और बैठ कर देखो तो आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी को आपने नहीं चलाया था। अगर आपने चलाने का ये भ्रम भी पाला तो आप महसूस कर पाओगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप घिसट रहे थे उसके आसपास ही, अपनी उम्मीदों के आसपास, अपने सपनों के आसपास, अपने एक्सपेक्टेशन के आसपास, लेकिन रिजल्ट तो मिलता वही है जो आपने दिया है। कि उस गलती में अपने आप को ना रखें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। उस देने का कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वह हर क्षण बदलता है, हर क्षण परिवर्तित होता हुआ। क्योंकि लाइफ की जो 3 बेसिक क्वालिटीज़ होती है वो आपको समझना होगा। फर्स्ट, इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, देयर इज़ नो सर्टेनिटीज अबाउट लाइफ। सेकेंड, इट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब है कि कभी भी आप इसको पार्ट्स पे नहीं समझ सकते हो, कभी आप इसको टोटलिटी में नहीं समझ सकते हो, समझ ही नहीं सकते हो, समझने का कोई वे ही नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। एंड थर्ड इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स ये कभी भी स्थिर नहीं है, कभी स्थिर नहीं है, कहीं की जगह पे रुका हुआ नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है। ये हर क्षण हर पल बदल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप इस तथ्य को समझें, महसूस करें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, और इस कहानी को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे इससे अपने आप को एक बेनिफिट देंगे, एक नई दिशा, एक नया रास्ता दिखाएंगे। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने व्यूज़, अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि और हम बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।